आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही देश भर में बोस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। उन्होंने कहा कि जो सुशासन सूचकांक शुरू हुआ, इससे जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डिलिमिटेशन शुरू हो गया है और जल्दी हम चुनाव कराएंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है, जैसी जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी वैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की उत्साह दिख रहे। विकास की प्राथमिक जरूरत कानून व्यवस्था का ठीक होना है। मैं राज्य के लोगों को कहूंगा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तुष्टीकरण और एक जाति के लिए काम करने वाली सरकार की प्रथाओं को खत्म करना होगा। यूपी के कैराना में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने प्रचार के दौरान भीड़ को लेकर तंज कसा। साथ ही कहा कि एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पर क्यों, शाह को निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए। यूपी में सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी पार्टी कहीं कहीं पर यह तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, कहीं पर भी ये तय नहीं करती। ये पार्टी का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही कि सीएम का चेहरा मैं ही हूं। उन्होंने कहा कि यूपी सीएम को लेकर बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर मैंने चिढ़कर कह दिया, हर जगह मेरा चेहरा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवार की सूची जारी की। मायावती ने कहा कि इस बार हमारा चुनावी नारा होगा, हर पोलिंग बूथ जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, वहीं 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समुदाय और दूसरा वही 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आगामी मणिपुर चुनाव 2022 के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम एबोबे सिंह थौबोल से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकांक्षी जिलों के कलेक्टर से बात की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम से योजनाओं पर मंथन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कई जिलों में कुपोषण दूर हुए हैं, साथ ही गांव-गांव शौचालय और बिजली भी पहुंची है। कलेक्टर्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक मौन क्रांति का साक्षी बन रहा। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गांव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है, जिनमें 1-2 पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे हैं। अब वहां पर भी हमें उसे कलेक्टिव अप्रोच के साथ करना है, जैसे हम आकांक्षी जिलों में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला, हर गांव तक बिजली पहुंची। उन्होंने कहा कि बिजली सिर्फ गरीब के घर ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला इमारत की 20वीं मंजिल में आग लग गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं अब तक 28 लोग घायल हुए हैं। इन्हें कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मुंबई की कमला इमारत की 20वीं मंजिल में आग लगने से 7 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अग्निकांड हादसे में मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से प्रत्येक को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की, वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुंबई के तारदेव इलाके में कमला इमारत में आग लगने की घटना के बाद महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ है। सरकार ने इस हादसे पर दुख जताया है।
लता मंगेशकर की प्रबंधन टीम ने वायरल हो रही झूठी खबरों को लेकर एक बयान जारी किया। टीम ने कहा कि गायिका के स्वास्थ्य के बारे में कई झूठी अफवाहें इंटरनेट पर घूम रही है। टीम ने उनके प्रशंसकों से इस तरह की खबरों पर विश्वास न करने की अपील की। टीम ने कहा फिलहाल वो ठीक हो गई हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। भारत सीरीज में 2-0 से पीछे है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का ये अंतिम मुकाबला है जो आज केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम तीसरे मैच में सिर्फ अपना सम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। बीसीसीआई ने आगामी वेस्टइंडीज के भारत दौरे के लिए निर्धारित स्थानों में बदलाव की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारत पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे सागर के लिए रवाना होंगे, जहां वे बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज सुबह 11:45 पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात के लिए समय मांगा था। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मंत्री उमेश पटेल नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन से 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालक ग्रामीणों गौठान समितियों और गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रुपए गौठान समितियों को और महिला स्व सहायता समूहों को 58 लाख रुपए की लाभांश राशि दी गई। सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पेटला में जिला सहकारी बैंक शाखा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीतापुर में एक ही जिला सहकारी बैंक होने से किसानों को अपने पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, अब उन्हें राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तिथि बढ़ा दी गई है। धान खरीदी पहले 31 जनवरी तक थी, जिसे एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब 7 फरवरी तक धान खरीदी होगी। सीएम भूपेश ने धान खरीदी की समीक्षा के दौरान किसानों की मांगों और चिंता को देखते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को धान बेचने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम धान खरीदी की मियाद 1 सप्ताह बढ़ा रहे हैं। शराब को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई। शराबबंदी को लेकर भाजपा की ओर से दबाव बनाए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मध्य प्रदेश की शराब नीति पर मौन क्यों हैं? चिटफंड चोरी और दुष्कर्म के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए। रायपुर में बढ़ते अपराध और कोरोना काल के समय से थानों में जाम हो चुकी फाइलें एक बार फिर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी। 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 फरवरी से और 1st सेमेस्टर की 11 फरवरी से होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन दोपहर 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा इन दिनों हल्दी कुमकुम के जरिए महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। इसके तहत महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जिला और मंडल स्तर पर महिलाओं की समितियों की बैठक कर हल्दी कुमकुम और सुहाग का सामान दे रही हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 34 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,10,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,31,372 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,58,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 520 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 37 लाख के पार है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11,274 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 61,388 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 5 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 4,966 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,661 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,181 पहुंच गई है। वहीं 11 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 5,325 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 1,789 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़े। शनिवार को प्रदेश में ओमिक्रॉन के 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें बिलासपुर से 8, राजनांदगांव से 6 और रायपुर से 1 ओमिक्रॉन मरीज की पहचान हुई। वहीं प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 36 मरीज मिल चुके हैं। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक 33 साल के युवा समेत 65 साल का बुजुर्ग है, जिसे दरभंगा से उपचार के लिए भर्ती किया गया था। बता दें कि बस्तर में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और अब तक बस्तर और कांकेर में 100 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में अब तक 161 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 92 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं एमपी में 10 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 160 करोड़ 58 हजार से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 12 करोड़ 79 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमित लोगों को उनके स्वस्थ होने के 3 माह बाद ही टीका लगाया जाएगा। यह गाइडलाइन पहले दूसरे डोज के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ भी लागू रहेगी। ट्रेनों में दैनिक यात्रियों को आज से एमएसटी की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर एससीआर ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका फायदा बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के यात्रियों को मिलेगा। इससे हजारों रेल यात्रियों को अनरिजर्व कोच में सुविधा मिलेगी। बता दें कि बीते 22 महीने से एमएसटी की सुविधा बंद थी। भारतीय रेल ने कुछ समय पहले इंदौर से क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया था, लेकिन फिलहाल बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इसे शुरू होने पर संशय बना हुआ है। रतलाम मंडल को फिलहाल रेल मंत्रालय से हरी झंडी आने का इंतजार है। दरअसल पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री से इंदौर से नई दिल्ली के बीच क्लोन ट्रेन चलाने की मांग की थी। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन और ओपन बुक सिस्टम पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता नर्मदा के ग्वारी घाट पहुंचे और उन्होंने नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह के दौरान पानी में खड़े होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राज्य के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से स्टूडेंट्स के लिए हिंदी माध्यम से सेल्फ स्टडी मल्टीमीडिया मटेरियल तैयार किया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों की पाठ्य सामग्री का वीडियो यूट्यूब के PDP-CG चैनल पर उपलब्ध है। जगदलपुर में भाजपा पदाधिकारी बोधघाट थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने पीएम आवास कमीशन खोरी मामले में कांग्रेस पार्षद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा कि जब तक केस दर्ज नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि कांग्रेस पार्षद कोमल सेन पर 11 लाख रुपए कमीशन खोरी का आरोप लगा है। विदिशा से कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल वीवीआईपी रोड में बड़े बड़े गड्ढे उभारा है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस ने बाकायदा गड्ढे भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खुद गड्ढे भरने का प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। राजधानी रायपुर में नशेड़ियों का आतंक जारी है। राजधानी के टिकरापारा इलाके में नशेड़ियों का गैंग हंगामा करते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि रहवासी जब इन्हें हंगामा करने से मना करते हैं तो उल्टा यह गैंग हमला कर देते हैं। नशेड़ियों के आतंक से रहवासी सहमे हुए हैं। बलरामपुर जिले के वाड्राप नगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरना में जान जोखिम में डालकर धान खरीदी की जा रही है। किसान मुख्य मार्ग में धान की पलटी करने को मजबूर है। वहीं अब बफर लिमिट से अधिक खरीदी होने के बाद उठाव नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई है। मामले में कलेक्टर ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। सरकार कोरोना के चलते ग्रामीणों को एक साथ 4 माह का राशन दे रही है। वहीं शिवपुरी के पिछोर तहसील के बाड़ा खुर्द के ग्रामीण राशन न मिलने के चलते कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 माह से किसी को न तो केरोसिन मिला और न ही गेहूं। मामले में अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। राजिम के स्वर्ण तीर्थ घाट में महानदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया है। इससे यहां अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन, पिंडदान और अन्य कर्मकांड करने आने वाले श्रद्धालु दुखी और निराश नजर आ रहे हैं। बचा पानी में प्रदूषित हो रहा है। लोगों ने महानदी के जल को स्वच्छ बनाए रखने और अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। सतना में 5 करोड़ की लागत से बनाया साइकिल ट्रैक उद्घाटन से पहले ही अतिक्रमण की भीड़ चढ़ गया। साइकिल ट्रैक पर फल, सब्जी और समोसा चाट के ठेले लग गए। नगर निगम अतिक्रमण हटाने का दावा तो करता है, लेकिन स्थिति जस की तस है।
टीकमगढ़ की पलेरा पुलिस ने हथियार बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस को बन्ने गांव में अवैध हथियार बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर देवेंद्र नाम के शख्स के घर पर छापा मारा गया, जहां तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा समेत अवैध हथियार बनाए जाने के सामान बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। खंडवा के मंछोड़ी रैयत गांव में दबिश देकर एसडीएम ने 250 क्विंटल पीडीएस गेहूं का पकड़ा। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए। एसडीएम ने गोदाम सील कर ट्रक को जब्त कर लिया। अब आगे की जांच खाद्य विभाग को सौंपा गया है। बीजापुर जिले के मनकेली के रहने वाले हार्डकोर नक्सली को केरल की कोच्चि जेल से जगदलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। कड़ी सुरक्षा में हवाई मार्ग से इस नक्सली को जगदलपुर लाया गया। लंबे समय से यह नक्सली बस्तर में मोस्ट वांटेड रहा और नक्सल संगठन में ट्रेनर की भूमिका के साथ साथ बस्तर में अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहा था। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 में शुक्रवार की रात एक ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध लाल बॉक्स मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने जांच के दौरान पाया कि टाइम बम की तरह दिखाई देने वाला वायर से लैस संदिग्ध लाल रंग का बॉक्स खाली था, जिसके अंदर किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं थी। खंडवा जिले के खेड़ापति हनुमान मंदिर क्षेत्र में एक आदतन बदमाश बंटी उपाध्याय ने 2 परिवारों के साथ मारपीट की और ऑटो को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद दोनों परिवारों ने कोतवाली थाने में शिकायत की, जहां बीते 12 घंटे के बाद पुलिस आरोपी पर 5 केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर बोस के होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही देश भर में बोस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान शोपियां के दंगम में के रहने वाले समीर अहमद शाह और पुलवामा के बहगाम के रहने वाले रईस अहमद मीर के रूप में की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। उन्होंने कहा कि सुशासन सूचकांक शुरू हुआ है। इसमें जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के उत्साह दिख रही है। विकास की प्राथमिकता जरूरत कानून व्यवस्था ठीक होना है। मैं राज्य के लोगों को कहूंगा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो तुष्टीकरण और एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना होगा। यूपी के कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने प्रचार के दौरान भीड़ को लेकर तंज कसा, साथ ही कहा कि एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर क्यों। शाह को निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूपी में सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी पार्टी कहीं पर यह तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, कहीं पर भी यह तय नहीं करती कि यह पार्टी का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सीएम का चेहरा मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि यूपी सीएम को लेकर बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर मैंने चिढ़कर कह दिया कि हर जगह मेरा चेहरा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवार की सूची जारी की। मायावती ने कहा कि इस बार हमारा चुनावी नारा होगा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, वहीं 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से होगा, वहीं 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आगामी मणिपुर चुनाव 2022 के लिए 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पूर्व मुख्यमंत्री ओक्राम एबोबी सिंह थौबल से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास गमला इमारत की 20वीं मंजिल में आग लग गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं अब तक 28 लोग घायल हुए। इन्हें कई अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।
मुंबई के कमला इमारत की 20वीं मंजिल में आग लगने से 7 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अग्निकांड हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए पीएम एनआरएफ से प्रत्येक को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुंबई के तारदेव इलाके में कमला इमारत में आग लगने की घटना के बाद महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ है। सरकार ने इस हादसे पर दुख जताया। लता मंगेशकर की प्रबंधन टीम ने वायरल हो रही झूठी खबरों को लेकर एक बयान जारी किया। टीम ने कहा कि गायिका के स्वास्थ्य के बारे में कई झूठी अफवाहें इंटरनेट पर घूम रही। टीम ने उनके प्रशंसकों से इस तरह की खबरों पर विश्वास न करने की अपील की। टीम ने कहा कि फिलहाल वो ठीक हो गई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। भारत सीरीज में 2-0 से पीछे है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह अंतिम मुकाबला है जो आज केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम तीसरे मैच में सिर्फ अपना सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बीसीसीआई ने आगामी वेस्टइंडीज के भारत दौरे के लिए निर्धारित स्थानों में बदलाव की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम 3 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारत पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे सागर के लिए रवाना होंगे जहां वे बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम ग्रामीणों से जनसंपर्क भी करेंगे। इसके साथ ही कई स्थानों पर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज सुबह 11:45 पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच टेम और सुठालिया सिंचाई परियोजना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी दिग्विजय सिंह के साथ होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल के सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण करेंगे। सीएम शाम 4:30 बजे आरओबी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रभात चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। साथ ही आजाद हिंद फौज थीम पार्क का भी भूमि पूजन करेंगे। मंत्री उमेश पटेल नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन से 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। कमलनाथ दोपहर 12:30 बजे पीसीसी पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तिथि बढ़ा दी गई है। धान खरीदी पहले 31 जनवरी तक थी जिसे एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी की समीक्षा के दौरान किसानों की मांगों और चिंता को देखते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को धान बेचने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम धान खरीदने की मियाद 1 सप्ताह बढ़ा रहे हैं। चिटफंड चोरी और दुष्कर्म के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए। रायपुर में बढ़ते अपराध और कोरोना काल के समय से थानों में जाम हो चुकी फाइलें एक बार फिर से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है। थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 फरवरी से और फर्स्ट सेमेस्टर की 11 फरवरी से होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन दोपहर 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 34 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,10,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना के केस घटे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,31,372 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,58,000 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 520 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना की कुल एक्टिव केस की संख्या 37 लाख के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11,274 नए मरीज मिले हैं जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 61,388 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 5 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है जबकि 4,966 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना की 5,661 नए मरीजों की पहचान हुई है जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,181 पहुंच गई है। वहीं 11 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 5,325 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 1,789 नए मरीज रायपुर में मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में ओमिक्रॉन के 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें बिलासपुर से 8, राजनांदगांव से 6 और रायपुर से 1 ओमिक्रॉन मरीज की पहचान हुई। वहीं प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 36 मरीज मिल चुके हैं। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक 33 साल के युवा समेत 65 साल का बुजुर्ग है, जिसे दरभा से उपचार के लिए भर्ती किया गया था। बता दें कि बस्तर में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और अब तक बस्तर और कांकेर में 100 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में अब तक 161 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 92 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 68 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 160 करोड़ 58 हजार से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 12 करोड़ 89 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमित लोगों को उनके स्वस्थ होने के 3 माह बाद ही टीका लगाया जाएगा। यह गाइडलाइन पहले दूसरे डोज के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ भी लागू रहेगी। ट्रेनों में दैनिक यात्रियों को आज से एमएसटी की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर एससीसीआर ने आदेश जारी कर दिए, जिसका फायदा बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के यात्रियों को मिलेगा, जिससे हजारों रेल यात्रियों को अनरिजर्व कोच में सुविधा मिलेगी। बता दें कि बीते 22 महीने से एमएसटी की सुविधा बंद थी। मथुरा पलवल ट्रैक पर कल मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी, जिसकी वजह से भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन के 1200 यात्री प्रभावित हुए। शताब्दी त्रिकुल सप्ताह एक्सप्रेस रद्द हुई थी। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन और ओपन बुक सिस्टम पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर एनएसआई के कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया। एनएसआई कार्यकर्ता नर्मदा के ग्वारी घाट पहुंचे और उन्होंने नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह के दौरान पानी में खड़े होकर एनएसआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राज्य के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से स्टूडेंट्स के लिए हिंदी माध्यम में सेल्फ स्टडी मल्टीमीडिया मटेरियल तैयार किया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों की पाठ्य सामग्री का वीडियो यूट्यूब के PDT-CG चैनल पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की जीएसटी टीम ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ छापामार कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह जीएसटी की टीम यहाँ पहुंची और कारोबारी के यहाँ दस्तावेज खंगाली। देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। छापे में क्या कुछ मिला, इस बारे में मीडिया को अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। रायपुर में सेना के जवान और उसके माता पिता के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सरगुजा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मैनपाट की सीमा से लगे बोरो रेंज में हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला का नाम देव कुमारी है। बोरो रेंज पे हाथियों का एक दल डेरा जमाए हुए हैं। अमेरिका की सरकार ने चीन जाने वाली 44 उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है। यह फैसला 30 जनवरी से लागू हो जाएगा। कुछ दिन पहले चीन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कई अमेरिकी उड़ानों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी चीन जाने वाली उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि नेताजी ने स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपने उग्र प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो साहसी कदम उठाए, वही उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही लोगों और संस्थानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान शोपियां के धंगम के रहने वाले समीर अहमद शाह और पुलवामा के वहगाम के रहने वाले रईस अहमद मीर के रूप में हुई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। भारत सीरीज में 2-0 से पीछे है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का ये अंतिम मुकाबला है जो आज केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम तीसरे मैच में सिर्फ अपना सम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,33,533 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,59,000 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 525 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 21,87,000 के पार है। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में ही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी। बता दें कि लता मंगेशकर को कोरोना के हल्के संक्रमण के साथ 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि नेताजी ने स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो साहसी कदम उठाए हैं, वही उनके एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही लोगों और संस्थानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे, इसके बाद रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस बात की जानकारी पीएम कार्यालय ने दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान शोपियां के धंगम के रहने वाले समीर अहमद शाह और पुलवामा के वहगाम के रहने वाले रईस अहमद मीर के रूप में हुई है। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,33,533 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,59,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 525 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 21,87,000 के पार पहुंच गई है। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में ही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी। बता दें कि लता मंगेशकर को कोरोना के हल्के संक्रमण के साथ 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है।